जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तथा स्टेट पीएससी। ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत पे काफ़ी अत्यधिक मात्रा में आपको बेसिक सी जानकारी भी लेना आवश्यक है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इसको जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम कम्प्लीटली रूप से जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सारे टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत पे दोनों रूपों से कंपैरिजन करेंगे, स्टेट पीएससी और यूपीएससी के अंतर्गत पे। ठीक है, अगर स्टेट पीएससी अपने मतलब राज्य की जो पीएससी होती है, जो प्रत्येक राज्य अपना अलग से करवाता है, तथा यूपीएससी का क्या हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे कौन कराता है, भारत सरकार कराता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पे एग्जामें कराई जाती है। आखिर ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो यूनियन पब्लिक कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में। ठीक है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, मैं इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें, मैं बता देता हूँ कि अगर आईएएस और पीसीएस के जो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका ट्रेनिंग कहाँ होता है। ठीक है, दोनों के लिए ट्रेनिंग जो बनाए गए हैं। जो आईएएस है इसका ट्रेनिंग होता है देहरादून के अंतर्गत पे, मसूरी जिसे क्या कहा जाता है, लबसना कहा जाता है। ठीक है, ये रहा देहरादून, उत्तराखंड के अंतर्गत पे देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इसके अंतर्गत में लबसना है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, लबसना कहा जाता है। ठीक है, ये है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या होता है, आईपीएस का ट्रेनिंग होता है। यहाँ पर क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी जो है, यहाँ पर क्या होती है, आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। इतना तो आप जान गए होंगे, इतना आपको जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना जान गए। और अभी मैं बता देता हूँ भारत के अंतर्गत में आखिर उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है तथा जो हैदराबाद है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये रहा हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत पे उत्तराखंड यहाँ पर स्थित हो गया। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड स्थित हो गया और ये यहाँ पर क्या है, हैदराबाद स्थित हो गया। ठीक है, इतना जान गए और इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब इसके बारे में बेसिक सी जानकारी के बारे में। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक क्या किया गया है, जो 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक क्या किया गया, जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा जो राज्य लोक सेवा आयोग है, दोनों के लिए जो भी इनके अंतर्गत पे शक्तियाँ हैं, जो इनकी पावर है, जो इनके वर्क प्रोसेस है, जो इनके भी यूनियन का है, जो भी इनके अंतर्गत प्रोसेस चलता है। ठीक है, नियुक्ति कैसे करनी है, बर्खास्तगी कैसे करनी है, उसका विस्तार इसके अंतर्गत पे पूरा किया गया है। ठीक है, पहले जान लेते हैं इतना कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 के अंतर्गत पे जो 14 पार्ट है, उसके अंतर्गत सारी जो भी शक्ति, जो पावर है, उनको किया गया है। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। अब हम जिससे पहले उन सारे जो अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक सारा उनके अंतर्गत पे जान लेते हैं। ठीक है, पावर के बारे में आगे बढ़ते हैं अनुच्छेदों के बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि 315 से लेकर 323 के अंतर्गत पे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी तथा स्टेट पीएससी है, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग है, दोनों को सेम पावर दी गई है। दोनों को कंपेरिजन करके हम यहाँ पर टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की पावर की बात करें तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 315 है उसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है, संघ का तथा जो राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, अनुच्छेद इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका संघ होगा तथा राज्य होगा उसके लिए क्या होगा, लोक सेवा आयोग होगा। और उसके बाद दूसरा अनुच्छेद है 316 में क्या कहा गया है, सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके कार्यों का क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। जो भी सदस्य नियुक्ति किए जाएंगे, जो भी उनकी नियुक्ति होगी, उनके क्या किया जाएगा, उनके कार्यकाल का इसके अंतर्गत पे वर्णन किया जाएगा। उसके बाद है 317 के अंतर्गत पे लोक सेवा आयोगों के जो सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन का भी जो भी प्रोसेस चलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार से चलेगा। ठीक है, और राज्य के लिए भी यही लागू होगा और किसके लिए, संघ के लिए भी क्या होगा, यही लागू होगा। ठीक, समझ गए। उसके बाद है 318, इसमें क्या होगा कि आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें संबंधी जो भी नियम बनाने की शक्तियाँ क्या होंगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है, जो भी क्या है कि आयोग के सदस्य जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो भी सेवा शर्तें संबंधी जो भी नियम बनाना है उसको क्या किया जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
318 के अंतर्गत पे बनाया जाएगा। फिर आगे है 319, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 319 में क्या किया जाएगा, आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। ठीक है, क्या होगा कि जब आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा कि कोई सदस्य होता है, सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 साल का, भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और 65 साल का इनके अंतर्गत पे यूपीएससी का होता है और राज्य पीएससी का, दोनों का भी कंपेरिजन करके पढ़ेंगे। वो उनको उनके पद से, जब उनकी पद की समाप्ति हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, उसके बाद उनको उस पद पर न रहने के लिए क्या करेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 319 उसको रोक लगाएगा। 320 है लोक सेवा आयोग के कार्य, यूपीएससी का जो कार्य है या स्टेट पीएससी का जो कार्य है 320 के अंतर्गत पे सारा कार्य इसके अंतर्गत पे होगा। ठीक है, उसके बाद है 321, लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया जाएगा। लोक सेवा जो है उसके आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति, और इसके अंतर्गत जैसे मैंने कहा कि लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग जो दोनों है उनके जो भी विस्तार वर्क है उसके अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से थोड़ा सा टाइपिंग पे ध्यान दीजिएगा। फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322, 322 में क्या किया जाएगा, लोक सेवा आयोग तथा राज्य सेवा आयोग के जो भी खर्चे हैं उनको किस में देखा जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के अंतर्गत पे। ठीक है, जितना प्रोसेस हो रहा है सारा मेंटेनेंस चार्ज, जो भी खर्चा है यूपीएससी के अंतर्गत पे और स्टेट पीएससी के अंतर्गत पे, वो अनुच्छेद 322 के अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 323 के अंतर्गत पर लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन संबंधी जो भी प्रोसेस होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में किया जाएगा, 323 के अंतर्गत पे किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद के अंतर्गत पर हमने जान लिया, अनुच्छेद के अंतर्गत पे क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत पे 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के अंतर्गत पे यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए क्या किया गया है, जो भी पावर है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, इतना आप जान गए, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं इसी के अंतर्गत पे इसके स्ट्रक्चर की बात में। आखिर इसका स्ट्रक्चर, संरचना जिसे ढांचा कहा जाता है, किस प्रकार से होता है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है तथा और उसके अंतर्गत पे क्या होता है, सदस्य इनके अंतर्गत पे नियुक्त किए जाते हैं। अध्यक्ष और क्या किए जाते हैं, सदस्य इसके अंतर्गत पे नियुक्त किए जाते हैं। और इनके अंतर्गत पे कितने मेंबर चुने जाते हैं ये जान लेते हैं कि अध्यक्ष जो होता है उनके अंतर्गत पे जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन को क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है। उसके साथ पूरा इंक्लूड करके 9 से लेकर 11 मेंबर क्या होते हैं, इनके टीम में पूरे काम करते हैं। कितने, अध्यक्ष को भी लेकर इंक्लूड करके इसके यूपीएससी और यूपीएससी के अंतर्गत पे, लेकिन राज्य का जो है, राज्य पीएससी, स्टेट पीएससी जो है, इसके अंतर्गत पे सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह नहीं बताया गया है। ठीक है, जो लोग यूपीएससी है उसको राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाएगा और जो स्टेट पीएससी है उसको किसके द्वारा देखा जाएगा, राज्यपाल के द्वारा देखा जाएगा। यही डिफरेंस है इसके अंतर्गत पे। जो यूपीएससी है, यूपीएससी के अंतर्गत पे सदस्यों की संख्या अध्यक्ष के साथ साथ में कितने होंगे, टोटल 9 से लेकर 11 सदस्य होंगे। लेकिन जो राज्य सेवा आयोग है इसके अंतर्गत पर मतलब कितने सदस्य होंगे इनके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। लेकिन इनका जो भी मेंटेनेंस, जो भी मतलब हेड होगा उसकी बात कौन देखेगा, राज्यपाल देखेगा। और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत में कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा। इतना आप जान गए, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत भी कोई जो क्वालिफिकेशन है उसका कोई वर्णन ही नहीं किया गया है, न यूपीएससी के अंतर्गत में या स्टेट पीएससी के अंतर्गत पे किसी के अंतर्गत भी इनका क्वालिफिकेशन की बात नहीं कही गई है। बस इतना कहा गया है कि यदि ये यूपीएससी के अंतर्गत है तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, इनके पास अनुभव होना चाहिए। यही बात राज्य लोक सेवा आयोग, यही यूपीएससी में कहा गया। क्या कहा गया है, क्वालिफिकेशन की बात केवल यही कही गई है कि इनके द्वारा जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का इनके पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और संविधान के अंतर्गत पर राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का क्या होता है, यहाँ पर अधिकार प्राप्त होता है। कहाँ पर, यूपीएससी के अंतर्गत पे। लेकिन जो वही स्टेट पीएससी है, स्टेट पीएससी के अंतर्गत की बात करें तो वहाँ पर जो भी क्या होता है, अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा शर्तें जो भी निर्धारित करनी है उसका अधिकार किसके पास होता है, राज्यपाल के पास उसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, इतना आप जान गए होंगे इसके अंतर्गत पे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में जो भी इसके अंतर्गत पे इनकी क्वालिफिकेशन, जो पावर है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम एज लिमिट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो जो यूपीएससी है, यूपीएससी के अंतर्गत पे एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे
वो अपने कार्यकाल पे 6 साल तक बना रहा होना चाहिए और 65 साल अधिकतम उसकी उम्र होनी चाहिए। यदि वो अपना 6 साल पूरा कार्यकाल समाप्त कर लेता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। यदि उसका 65 साल उसका उम्र हो जाता है तो उसके बाद भी क्या किया जाएगा, उसको उनके पद से हटा दिया जाएगा। भले वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 5 दिन रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, अधिकतर कितने साल तक रहेंगे, 6 साल तक रहेंगे और 65 साल उम्र होते ही उनको हटा दिया जाएगा। वही राज्य के अंतर्गत पे क्या है कि राज्य के अंतर्गत पे थोड़ा सा यहाँ पर यह है कि उनका कार्यकाल भी क्या होगा, 6 साल का कार्यकाल होगा, लेकिन उम्र की बात करें तो 62 साल अधिकतम उनकी उम्र होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत भी वही प्रोसेस चलेगा कि यदि उनका 62 साल उम्र कंप्लीट हो जाता है, यदि वो कार्यकाल उनका 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा और यदि उनका उम्र 62 साल हो जाता है तो उनके बाद क्या किया जाएगा, स्टेट पीएससी के अंतर्गत पे जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अंतर्गत से उनको क्या कर दिया जाएगा, बाहर हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या, अगर इसके अंतर्गत की बात करें जो त्यागपत्र संबोधन के लिए, ठीक है, अगर क्या है कि अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे, यूपीएससी के अंतर्गत पे, तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को अपना क्या देगा, त्यागपत्र देगा। ठीक है, किसको, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। अगर वही राज्य लोक सेवा आयोग के, राज्य सेवा आयोग के अंतर्गत पे जिसे कहेंगे राज्य सेवा आयोग के अंतर्गत पे यदि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो वह किसको देगा, राज्यपाल को देगा। ठीक है, किसको देगा, राज्यपाल को देगा। इतना आप समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत पे यही डिफरेंस इन दोनों के अंतर्गत पे होता है। ठीक है, कार्यालय में पहले भी क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित जो भी प्रक्रिया है उसके द्वारा क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति है वो हटा सकता है, पहले ही हटा सकता है। हटाने की पावर जो लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसका पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। जो राज्य सेवा आयोग है उसका पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास है। अब वो हटाने की प्रक्रिया को भी हम जान लेते हैं कि आखिर वो कब हटा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत की बात करें, इसके अंतर्गत जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अंतर्गत पे जो अध्यक्ष, जो उनकी नियुक्ति है उनको कैसे कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है कि 2 कंडीशन के आधार पर यहाँ पर क्या करता है, अध्यक्षों की जो कार्यवाहक होते हैं, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्षों की नियुक्ति कर सकता है। कार्यवाहक अध्यक्षों की नियुक्ति 2 यही हो गया, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे, संघ लोक सेवा यूपीएससी के अंतर्गत पे और राज्य सेवा आयोग के अंतर्गत पे। लेकिन जो यूपीएससी के अंतर्गत में वहाँ पे तो कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा, लेकिन जो स्टेट का है, स्टेट का कौन देखेगा, राज्यपाल देखेगा। अब इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि कभी राज्य जो अध्यक्ष नहीं होते या अध्यक्ष के पोस्ट कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है या कुछ प्रोसेस चलता है या कोई भी और सिस्टम हो जाती है, तो तब क्या होता है कि राष्ट्रपति के अंतर्गत पे क्या पावर होता है कि वह कार्यवाहक अध्यक्ष को क्या करे, अपॉइंट करे वहाँ पे। ठीक है, अब कैसे करेगा वो प्रोसेस भी हम जान लेते हैं। 2 कंडीशन है इसके अंतर्गत पे। पहले नंबर की बात करें तो अपॉइंट को जो भी करना है उसको करने के लिए कब अपॉइंट कर सकता है, किसको, कार्यवाहक अध्यक्ष है उसको अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अध्यक्ष का पद रिक्त होना चाहिए। ठीक है, जब तक अध्यक्ष का पद रिक्त है तब तक वो बने रहेंगे, जब चुने जाएंगे तो तब उनको क्या कर दिया जाएगा, कार्यवाहक जो अध्यक्ष है उनको हटा दिया जाएगा। यही प्रोसेस राज्य के अंतर्गत पे भी है। और दूसरा प्रोसेस है इनके अंतर्गत पे, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत पे है जब अध्यक्ष क्या होता है अपने काम से अनुपस्थित रहता है या दूसरे कारणों से नहीं आ पाता है, तब क्या कर दिया जाता है, तब भी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है दोनों यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अंतर्गत पे दोनों को इलेक्ट कर दिया, चुना जाता है। ठीक है, और मैंने जैसे कि पहले कहा कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष है तब तक अपने पोस्ट पर बने रहेंगे जब तक क्या होता है दोनों जगह अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब इनके अंतर्गत पर आगे है इनके निष्कासन की प्रक्रिया, ये काफ़ी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, निष्कासन प्रक्रिया इसके अंतर्गत जान लेते हैं, इविक्शन प्रोसीजर जिसे कहा जाता है। निष्कासन प्रक्रिया कब होती है, अब देखिए दोनों के अंतर्गत में निष्कासन प्रक्रिया भी होता है। वही लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे निष्कासन की प्रक्रिया है, वही राज्य सेवा आयोग के अंतर्गत भी निष्कासन की प्रक्रिया है। लेकिन लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे राष्ट्रपति देखेगा, जो स्टेट के अंतर्गत था वो कौन देखेगा, राज्यपाल देखेगा। अब इसके अंतर्गत भी की पॉइंट हैं जो कैसे रिमूव कर सकता है इनको हम जान लेते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है कि जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं वो क्या हो जाता है, सबसे पहले नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, कब निष्कासित करेगा, अगर वह दिवालिया घोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तब क्या कर सकता है राष्ट्रपति उसको, या राज्यपाल, राज्य के अंतर्गत पे है तो राज्यपाल उसको क्या कर सकता है,
निष्कासित कर सकता है, पहला हो गया। और दूसरे नंबर की बात करें तो क्या होगा इसके अंतर्गत, यदि पदावधि के दौरान क्या होगा, अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन के लिए अगर वो नियोजन में लगा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, तब भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उनको पोस्ट दी गई है और वो दूसरे बाहर अपने रुपए कमाने के लिए कोई दूसरा पोस्ट और ज्वाइन कर ले रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, अपने पोस्ट से उनको तब हटा दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड शर्त इसके अंतर्गत पे है, यदि राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि जो अध्यक्ष है या जो सदस्य है वो सारे क्या मानसिक रूप से क्या है, अक्षम है, तो इस कारण भी वो पद पर बने रहने योग्य नहीं है, समझा जाता है राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा राज्य के लिए, तो तब क्या कर सकते हैं, वो अपने पद से उनको क्या कर सकते हैं, इवेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो जान गए होंगे इवेक्शन जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो निष्कासन प्रक्रिया है, कैसे क्या कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राष्ट्रपति, और वही प्रोसेस राज्यपाल राज्य में कैसे कर सकता है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अंतर्गत पे इनकी फ्रीडमता होती है, इनकी वर्क की जो प्रोसेस होता है इनकी कुछ निश्चित ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऐसी फ्रीडमता नहीं दे सकते कि तुम आप यूपीएससी के अंतर्गत पे है और दूसरे जगह पर अपने पावर का यूज़ करके दूसरे जगह पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए, उतना वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत पे कि जो उनके कार्य करने की प्रोसेस है। ठीक है, जो ये संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी के अंतर्गत पे इनके कार्य करने की जो क्या है प्रोसेस है, ये क्या होता है, ये जानना इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे नियुक्तियां होती, पोस्टिंग होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि यूपीएससी के अंतर्गत पे वैकेंसी जारी कर दी जाती है। ठीक है, नियुक्ति संबंधी, परीक्षा संबंधी जो भी प्रोसेस होता है वो कौन देखता है, यूपीएससी ही सारा देखता है। कौन देखता है, यूपीएससी देखता है। वैकेंसी संबंधी या कोई गड़बड़ी हो रही है या एग्ज़ाम कैसे कराना है, और राज्य के अंतर्गत पे ये प्रोसेस कैसे करता है। राज्य के अंतर्गत पे भी स्टेट पीएससी का होता है, यदि राज्य में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, समस्या आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास अनुरोध भेजेगा, उसके बाद ही राज्य में क्या कर दिया जाएगा, सलाह क्या करेगा, यूपीएससी प्रदान करेगा। नहीं तो स्टेट पीएससी ही वहाँ पर जो भी उनका एग्ज़ाम कराने का प्रोसेस है, जो भी उनके पावर संबंधी जो भी प्रोसेस है, उनको क्या करेगा, जो भी सेवा संबंधी है, अभ्यर्थी से संबंधित जो भी प्रोसेस चलता है इनका एग्ज़ाम संबंधी, वो क्या करेगा, अपना अपना ये खुद देख लेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत पे क्या किए गए हैं, जो लोक सेवा अध्यक्ष है उनको चुने गए थे, उनके नाम भी हम जान लेंगे, और लास्ट में ये भी इसके अंतर्गत पे जानेंगे कि आखिर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम वहाँ पर नंबरों को जाने, यहाँ पर अध्यक्षों को भी जान लेते हैं। ठीक है, अध्यक्षों को भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर नंबर बात करें तो 1926, जैसे कि हमने कहा है कि 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में क्या किया गया था, यूपीएससी की स्थापना कर दी गई थी। उस टाइम सबसे पहले यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे, सर रोज बारकर। ठीक है, कौन हो गए, सर रोज बारकर यहाँ पर कौन थे, यूपीएससी के पहले चेयरमैन थे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सर रोज बारकर हो गया। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे कौन थे, सर डेविस पेट्री, जो यूपीएससी है उनके चेयरमैन दूसरे थे। सर डेविस पेट्री कौन थे, यूपीएससी के दूसरे चेयरमैन हो गए। दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आज के टाइम की बात करें तो 2021 में आपके लिए हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कौन है, अभी अरविंद सक्सेना के बाद में हाल ही में 25 अगस्त 2020 में क्या कर दिया गया है, प्रदीप कुमार जोशी क्या है, यूपीएससी के क्या है, चेयरमैन है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज़्यादा अगर आप नाम देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जाम में इतना पूछने को भी नहीं देगा। ठीक है, इतना तो हमने जान लिया। अब आखिर जान लेते हैं स्टूडेंट क्या है कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, प्री का एग्ज़ाम देते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्टों में, प्रत्येक सब्जेक्टों में कितने कितने नंबरों के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है, ये जान लेते हैं। हाल ही में 2011 से लेकर 2020 तक का डाटा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ पर क्या क्या पूछा जाता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री हो गया, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी हो गया, और इन्वायरमेंटल साइंस जो है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 2020 के अंतर्गत पे। ज़्यादा आप इसको भी फोर्स करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 2020 के अंतर्गत पे सीए से लगभग करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन है पूछी गई है, 18 क्वेश्चन पूछी गई है, और हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन है पूछने को दिखाई दिया, और ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है पूछने को दिया, और पॉलिटिकल साइंस से कितने क्वेश्चन पूछने को दिखाई दे रहा है, 17 क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन 2020 में आया यूपीएससी के अंतर्गत पे, और जो साइंस से है
सोशल साइंसेज जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन पूछने को दिखाई दिए, यहाँ पे 10 क्वेश्चन। फिर इन्वायरमेंटल साइंस है वहाँ पर से कितने क्वेश्चन पूछने को दिखाई दिया, 10 क्वेश्चन। सबसे अत्यधिक मात्रा में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने को दिखाई दिया, फिर करंट अफेयर, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन पूछने को दिखाई दिया। ठीक है ना, इतना आराम से जान लीजिएगा। अब आपके लिए क्या हो जाता है, जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कंप्लीटली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में उसके अनुच्छेदों को जाना, तथा जो राज्य पीएससी है, ठीक है, स्टेट पीएससी होता है, उसके बारे में दोनों का कंपैरिजन करके जाना, और उनके जो अनुच्छेद है दोनों को कंपैरिजन करके इसलिए जाना है कि ताकि आपको जानने में आसानी हो, तथा एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हमारे द्वारा वही टॉपिक आपके लिए इसके अंतर्गत पे डिस्कस किया गया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पर पूछने को दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।